मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बिजनेसेस होते कितने तरीके के हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट समझने से पहले या उसकी पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीजें समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास बिजनेसेस होते कितने किस्म के हैं। मोर और लेस ब्रॉडली किस्म से अगर ब्रॉडली बात करी जाए तो आपके पास दो किस्म के बिजनेसेस होते हैं, जिसमें आपका पहला टाइप ऑफ बिजनेस होता है रिटेल बिजनेस, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। रिटेल बिजनेस का क्या मतलब है? रिटेल बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप जो है एक जगह से माल खरीद रहे हो, यू आर बाइंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस एंड देन यू आर सेलिंग इट टू अनदर प्लेस। इसको हम कहते हैं सिंपल ट्रेडिंग। आपने फाइनल फिनिश फॉर्म के अंदर प्रोडक्ट को खरीदा। लेट से ये चाय का कप है, ठीक है, ये चाय का कप मैंने खरीदा और चाय का कप खरीद के फिनिश फॉर्म के अंदर मैंने आगे कुछ अपना मार्जिन रखा और इसको बेच दिया। तो मेरा बिजनेस कहलाएगा कि मैं एक ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हूँ, जिसको हम कहते हैं एक रिटेल का बिजनेस भी कहलाया जाता है, या इवन होलसेल भी इसके अंदर हम काउंट कर सकते हैं। रिटेल और होलसेल के जितने भी बिजनेस होते हैं, ये फिनिश फॉर्म के अंदर ही चीजों को क्या कर रहे होते हैं? बेच रहे होते हैं। ठीक है ना। रिटेल के अंदर ये कि वो कस्टमर टू कस्टमर बेच रहे होते हैं, और होलसेल बिजनेस के अंदर क्या ये होता है कि मेरी एक बड़ी होलसेल की दुकान है और जो छोटे शॉप ओनर्स हैं, जिस तरीके की आपकी छोटी किराने की शॉप्स होती हैं, इस तरीके की शॉप्स होती हैं, उनके जो शॉप ओनर्स हैं वो आके मुझसे प्रोडक्ट खरीदते हैं और मैं उनको बल्क क्वांटिटी के अंदर गुड्स बेचता हूँ। लेकिन जो गुड्स बेचे जा रहे हैं वो फिनिश फॉर्म के अंदर है। फिनिश फॉर्म के अंदर होने से क्या मतलब है? फिनिश फॉर्म है के अंदर होने से मतलब यह है कि वो रेडी टू यूज है। मैं ये चाय का कप लाऊंगा और इसके अंदर चाय बना के पी लूंगा, मुझे इसके ऊपर कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड, जो दूसरे टाइप का बिजनेस होता है उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? अपनी खुद की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। यानी कि अब मैं बना बनाया चाय का कप लेके खरीद के बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बल्कि अब मैं कह रहा हूं कि मेरा ज्यादा इंटरेस्ट क्या है कि मैं खुद से अपनी चाय के कप को, अपनी एक फैक्ट्री लगाऊं, अपना एक प्लांट लगाऊं, वहां पे चाय के कप प्रोड्यूस्ड हो और फिर मैं उन कप्स को क्या कहते हैं, होलसेलर्स को और डिफरेंट लोगों को जो है वो बेचूं। तो ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस है आपका मैन्युफैक्चरिंग का। लेकिन अब इसके अंदर जो पास पेपर्स के अंदर और आपके पेपर्स के अंदर जो थ्योरी का सवाल आता है कि अगर आपका लेट से कोई भी एक्सवाईजी कंपनी बोल दूं, मैं कहता हूँ आश्रय लिमिटेड का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ठीक है, रिटेल का बिजनेस है, लिमिटेड का रिटेल का बिजनेस है, और लेट से आशिर जो है वो कुर्सियां बना के बेच रहा है या कुर्सियां खरीद के बेच रहा है। आशिर का एक लेट से सप्लायर है चाइना के अंदर, तो आशिर उस सप्लायर से कुर्सियां मंगवाता है और उस सप्लायर से कुर्सियां मंगवा के आगे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट मार्केट्स के अंदर उन कुर्सियों को बेच देता है। आशिर कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अब आपसे अगर पूछा जाए या एग्जाम के अंदर भी सवाल आता है कि बताओ आशिर को अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसके कुछ रीजंस हैं कि हम जिस पे सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई आशिर को तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। वो रीजंस क्या हैं? कि अगर तो आशिर को अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, अगर आशिर किसी बड़े सप्लायर से कुर्सियां खरीद रहा है तो उस सप्लायर ने अपना मार्जिन रखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर आशिर अब खुद से कुर्सियां बनाने लग जाएगा तो आशिर को उस सप्लायर का मार्जिन पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशिर डायरेक्टली अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगा और सीधा कस्टमर को प्रोडक्ट भेज देगा। बीच में जो होलसेलर का या कह लो जो सप्लायर का कट था या उसका जो मार्जिन था, अब वो मार्जिन भी आशिर खुद कमा सकता है अगर तो आशिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट अपनी खुद से कर दे। यानी जो कुर्सियां वो पहले सप्लायर से फिनिश फॉर्म में मंगवा के आगे बेच रहा था, अगर ये उसको खुद बनाना शुरू कर देता है तो अब जो है उसके प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएंगे? इस कंपनी के इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर सवाल आता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो हम उसमें एक बात कहेंगे कि अगर तो मैन्युफैक्चरिंग करने से आपके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि ज्यादातर केस में होते हैं, क्योंकि सप्लायर का मार्जिन जो है वो अब आप खुद कमा रहे होते हो तो आपके प्रॉफिट्स डेफिनेटली इंक्रीज होते हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ भी फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। उसके अलावा जो एक और पॉइंट हम दे सकते हैं वो दे सकते हैं कि अगर तो आपको अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल चाहिए तो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करो। भाई आशिर अभी लेट से एक कुर्सी मंगवाता है, मैं आपको एग्जांपल दूं, चाइना से एक कुर्सी आ रही है लेट से 100 रुपए की, ठीक है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब अगर कल के दिन कोई गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ जाती है, गवर्नमेंट कोई टैरिफ लगा देती है, गवर्नमेंट कोई इम्पोर्ट्स के ऊपर, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर रिसेंट टाइम्स पे कितने ज्यादा इंपोर्ट्स चार्ज हुई, आज भी जो है पाकिस्तान के अंदर काफी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत है और बहुत फ्लक्चुएट भी बहुत ज्यादा करती है, कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। तो आने वाले कुछ दिनों में लेट से हो सकता है कोई इंपोर्ट ड्यूटी लग जाए, या सप्लायर अपनी मर्जी से, हो सकता है सप्लायर जहाँ पे चाइना में गुड्स को कुर्सियों को बना रहा है, चेयर्स प्रोड्यूस कर रहा है, वहां पे उसकी कॉस्ट बढ़ जाए, कोई भी फैक्टर ऐसा हो जाए जिसकी वजह से अभी आशिर को जो चेयर 100 रुपए की मिल रही है, आगे उसका सप्लायर अगले महीने कहता है कि भाई मैं तो 120 रुपए की दूंगा।
अब मुझे बताओ, आप जो ऐसा बिजनेस चला रहे हो, क्या आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो? मतलब आप ये कहोगे कि नहीं यार, हमारे तो 100 रुपये भी बात किया, अब अगले महीने से 120 तो बहुत महंगा है, और फिर आप अपने कस्टमर्स को भी महंगा बेचोगे? तो इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि कस्टमर बोले कि यार आपने तो अपनी चीजों की प्राइस महंगी कर लिया, मैं तो आपसे नहीं खरीदता। तो आपके जो पोटेंशियल सेल्स है वो ड्रॉप होने का एक बहुत बड़ा खतरा रहेगा। लेकिन अगर आपकी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती, तो पूरी की पूरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो आप ही के कंट्रोल के अंदर होती, और जब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप ही कंट्रोल के अंदर होती, तो इट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन यू कि आप अपनी चीज की प्राइस बढ़ा रहे हो या नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि आप खुद चेयर मैन्युफैक्चर कर रहे हो ना। तो लेट से अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ भी जाता है, तो वो आपके ऊपर होगा कि भाई आप उसकी कॉस्ट को किस तरीके से मैनेज करते हो, और अपेरेंटली उस कॉस्ट के इंक्रीज का कितना बर्डन अपने कंज्यूमर्स पे देते हो या अपने कस्टमर्स को देते हो। इसी तरीके से टू एलिमिनेट सप्लाई शॉक्स, अब भाई लेट से कोई अभी लेट से जंग हो जाती है कोई, ठीक है ना, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंट टाइम्स पे जंग भी हुई है, और इनफैक्ट ओवर ऑल अराउंड द वर्ल्ड अभी गजा और ईरान की गजा ईरान की कह रहा हूँ, ईरान और इसराइल की भी जंग हुई थी, जिसमें इन्होंने कॉरिडोर बंद करने की बात करी थी। ये क्या है? ये सप्लाई शॉक है कि आप जहां जिस सप्लायर से प्रोडक्ट्स मंगवा रहे थे, वो सप्लायर आपको कहता है कि यार XYZ फैक्टर की वजह से मैं तो तुम्हें अगले महीने सप्लाई कर ही नहीं सकता। जो पॉइंट नंबर 2 हमने डिस्कस किया था, उसमें मैं कह रहा हूँ कि सप्लायर आपसे कॉस्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 में सप्लायर कह रहा है कि यार अब ये सब मसला हो गया, जंग के मसले मसाइल हैं, ये सब कुछ है, मैं तो तुम्हें अगले महीने प्रोडक्ट दे ही नहीं सकता। अब आप अपने कस्टमर को क्या बोलोगे? कस्टमर आपकी दुकान पे आके खड़ा हुआ है, तो आप उसको क्या बोलोगे? यार जंग हो रही है, मैं तो, हमारी तो सप्लाई बंद है, हम आपको प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते। कस्टमर ने आगे से क्या कहना है कि भाई फिर दुकान की खोली पे दुकान बंद करके घर पे बैठो, जब तुम्हारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है बेचने के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग करने का फायदा नंबर 1 क्या था? पहला बेनिफिट, ठीक है, आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाएगा। दूसरा बेनिफिट, यह आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करने में मदद करेगा, जिसकी वजह से आपके पास प्राइसिंग पावर आएगी, आप अपनी मर्जी की प्राइस पर अपनी चीज को बेचोगे। तीसरी चीज, दिस विल अलाउ यू टू एलिमिनेट सप्लाई शॉक, यानी कि आप जो, अगर कोई पीछे से अगर आपके सप्लायर ने मना कर भी दिया और आपकी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हुई, तो इट वुड यू वुडंट रियली केयर कि भाई आगे सप्लायर क्या कर रहा है क्या नहीं, आप अपनी फैक्ट्री खोलोगे, लेबर लगाओगे और अपनी चीज को प्रोड्यूस कर लोगे। एंड पॉइंट नंबर 4 इज टू रिड्यूस डिपेंडेंसी। इसको आप ये कह सकते हो कि जो टू एलिमिनेट सप्लाई शॉक वाला पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, तो ये बात यहाँ पे भी हो जाएगी कि भाई जो मैं अभी डिपेंडेंट हूँ सप्लायर के ऊपर, मेरा कारोबार कल के दिन मैं कस्टमर की डिमांड फुलफिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जो प्रोडक्ट कस्टमर मुझे मांगेगा वो प्रोडक्ट मैं कस्टमर को दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, ये डिपेंडेंट है कि सप्लायर मुझे टाइमली डिलीवरी देगा या नहीं देगा। अगर सप्लायर मुझे टाइमली डिलीवरी नहीं देता है, तो फिर मैं कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती, तो जाहिर सी बात है फिर मैं सारी चीजों को उस तरीके से लेके चल रहा होता कि मैं अपने कस्टमर की डिमांड को कंप्लीटली फुलफिल कर सकूं। तो मैन्युफैक्चरिंग विल ऑल्सो रिड्यूस डिपेंडेंसी फ्रॉम सप्लायर। तो ये आपका थ्योरी का पहला सवाल आता है कि भाई बताओ, एक बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग क्यों करनी चाहिए? तो क्यों मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए? टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, टू हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टू एलिमिनेट सप्लाई शॉक्स, एंड टू रिड्यूस डिपेंडेंसी। ठीक है ना, ये तो पहली बात हो गई। अब हम उसी कुर्सी की एग्जांपल को ना थोड़ा सा आगे लेते हुए चलते हैं। हमें पता चल गया अभी तक हमने क्या बात करी। देयर आर मेजरली 2 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। एक बिजनेस होता है ट्रेडिंग का, जो फिनिश चीज को खरीदता है किसी सप्लायर से और आगे कस्टमर को बेच देता है। दूसरा बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का, जहां पे आप खुद से अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हो फिर बेचते हो। अब मैं जरा आपसे एक कुर्सी की एग्जांपल, लेट से अरम बच्चा है, अरम लेट से आपसे मैं बात करूं तो सप्लायर कॉस्ट है, लेट से आपको जो कुर्सी का ही बिजनेस है, ठीक है ना, पहले आशिक पीएलसी थी, अब लेट से अरम पीएलसी है। मैं कहता हूँ अरहम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, कुर्सियों का बिजनेस अगेन। एक कुर्सी अरहम अगर सप्लायर से मंगवाता है तो उसको कॉस्ट पड़ती है $100 या $100, ठीक है ना, $100 ले लेते हैं। एक कुर्सी अरहम अगर सप्लायर से मंगवा रहे हैं, लेट्स से चाइना में बैठा हुआ उसका सप्लायर है, तो वो अरहम को कुर्सी दे रहा है $100 की। अरहम अगर खुद से वो कुर्सी बना लेता है, लेट्स से पाकिस्तान के अंदर अगर वो खुद से वो कुर्सी बनाता है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ती है $80 की, ठीक है। सप्लायर कितने की चीज मुझे प्रोवाइड कर रहा है? वो सेम कुर्सी $100 की। मैं खुद से कितने की बना रहा हूँ मैन्युफैक्चर करके, मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है? $80 की। अब लेट से ये जो कुर्सी है, इसकी मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्राइस है वो चल रही है $200 की। यानी कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर उस कुर्सी को बेचते हो, चाहे आपने वो सप्लायर से मंगवा के आप उसको ट्रेड कर रहे हो, यानी कि आगे सेल आउट कर रहे हो, या खुद मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हो, आपको कस्टमर $200 उस कुर्सी के लिए देने को तैयार है।
उसकी मार्केट में सेलिंग प्राइस कितनी चल रही है, $200 चल रही है, ठीक है ना। सो वी हैव द सप्लायर कॉस्ट, $100 में सप्लायर हमें प्रोवाइड कर रहा है वो कुर्सी, $80 में हम कह रहे हैं कि हम ये खुद मैन्युफैक्चर कर लेंगे, और चाहे हम सप्लायर से मंगवाएं या चाहे हम खुद मैन्युफैक्चर करें, हम इस कुर्सी को मार्केट के अंदर $200 का बेच सकते हैं, दैट इज द सेलिंग प्राइस। अब जरा सुनिएगा, समझिएगा बात को। सिनेरियो ए, लेट से अरहम प्राइवेट लिमिटेड ने डिसाइड किया कि हमें यार ये जो है ना मैन्युफैक्चरिंग की जो हैसल है उसमें नहीं पड़ना, क्योंकि देखो फैक्ट्री चलाना एक हैसल का काम है ना, रॉ मटेरियल अरेंज करो, लेबर अरेंज करो, जिस पर भी हम सारी बात करेंगे कि फैक्ट्री किस तरीके से ऑपरेट होती है और फिर उसकी कॉस्टिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि एज एन अकाउंटेंट जो हमारा कंसर्न होता है वो ये होता है कि ठीक है फैक्ट्री चल रही है तो उस फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉस्टिंग कैसे होनी है, दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग शॉर्टली। लेकिन जस्ट टू गिव यू कॉन्सेप्ट, लेट से पहले अरहम प्राइवेट लिमिटेड ने डिस्कस किया या डिसाइड किया कि यार हमें सप्लायर से $100 की चीज मिल रही है, मार्केट में $200 की बिक्री है, सीधा सीधा जिसको कहते हैं ना सूखा सूखा मेरा $100 का या $100 का प्रॉफिट बन रहा है। मैं अगर एक चेयर आज चाइना से इंपोर्ट करता हूँ, सप्लायर मुझे $100 की देगा, मैं उसको अगले दिन जाकर मार्केट में बेच दूंगा, मेरा $100 का प्रॉफिट बन गया। मेरा सवाल ये है कि ये जो प्रॉफिट बना है क्या ये इस ट्रेडिंग एक्टिविटी से बना है? और हमने अगर एक जगह से चाइना से कुर्सी बाय करी और अगली जगह लेट से पाकिस्तान में अपनी कोई भी लोकल मार्केट के अंदर $200 की वो कुर्सी सेल कर दी, तो ये जो $100 का प्रॉफिट है इसको हम कहेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट जनरेट हुआ है प्योरली आउट ऑफ अ ट्रेडिंग एक्टिविटी। और हमने कुछ मैन्युफैक्चर नहीं किया, कुछ नहीं किया, उससे सिर्फ एक जगह से खरीदा अगली जगह बेच दिया, जो भी बीच में मार्जिन है वो अरहम का ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ठीक है ना। लेकिन लेट से कुछ दिनों बाद अरहम की बहन, लेट्स से अरहम की सिस्टर ने कहा, अरहम को मशवरा दिया, ठीक है कि अरहम हम ठीक है आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ट्रेडिंग करके $100 की चीज मंगवा रहे हो, $200 की बेच रहे हो, ठीक है हम ट्रेडिंग का प्रॉफिट $100 कमा रहे हैं, क्यों ना हम लेट से कोई एक ऐसी आइडिया मैं दे रही हूँ कि क्यों ना हम अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करें। इससे हमारा जो हमने ऊपर बेनिफिट डिस्कस किए, लेट्स से अरहम की बहन दानिया आई बिलीव, उन्होंने अरहम को सारे पॉइंट्स दिए कि भाई अगर हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो देखो हमारे प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कंट्रोल पे रहेगी, हम अगर कोई लेट से पाकिस्तान के अंदर अक्सर जंग के मामला हो जाते हैं तो उससे भी सेफ रहेंगे, और हमारी सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, हम अपनी मर्जी की चीज बनाएंगे, अपने मतलब की कॉस्ट से बनाएंगे और अपने मतलब के प्राइस पे भेज देंगे, हमारा बिजनेस जो है उसका रिस्क बहुत कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम किसी एक्सटर्नल पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं होते। अरब ने बहुत सोचा और अरब ने फिर फाइनली लेट से डिसाइड किया कि ओके हम खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे। अब जब अरब खुद से कुर्सी मैन्युफैक्चर करने गया, सिनेरियो बी, दिस इज सिनेरियो बी, तो सिनेरियो बी के अंदर जब अरहम ने वो कुर्सी मैन्युफैक्चर करी तो हमने बात करी थी कि वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसको $80 पड़ी, और मार्केट के अंदर तो वो कुर्सी $200 की बिक रही है ना, वो दैट डजंट मैटर, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो क्वालिटी चाइना का सप्लायर हमें प्रोवाइड कर रहा था हम सेम क्वालिटी की कुर्सी बना लेंगे, तो मार्केट में प्राइस तो जो 200 मिल रही है वो हमें मिलेगी। अब अगर $80 की वो चेयर मैन्युफैक्चर हुई, $200 की वो चेयर मैंने बेच दी, अब ये जो मेरा प्रॉफिट है ना, अब ये बात सुनिएगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आने वाला है कि $200 की लेट से हमने वो चेयर बेची और $80 उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, 200 माइनस 80 सब अपने कैलकुलेटर में डालेंगे तो आंसर आएगा 120। और किसी भी बच्चे से भी पूछो कि भाई अगर मैंने $80 की एक चीज बनाई और आगे $200 की बेच दी तो कितना प्रॉफिट हुआ, सिंपली माइनस कराओ, प्रॉफिट आ गया 120 का। लेकिन अब जाहिर सी बात है, आप A2 अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाएगी, मतलब ये वाला काम तो 120 का प्रॉफिट ये तो 7-8 क्लास का बच्चा भी कर लेगा, तो फिर A2 अकाउंट्स वाला बच्चा है कि ये $120 का जो प्रॉफिट है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है आपने कमाया सिनेरियो बी के अंदर, जब आपने $80 की मैन्युफैक्चरिंग करी और $200 का बेचा, आपने बिल्कुल $120 का प्रॉफिट कमाया, लेकिन वो जो $120 का प्रॉफिट कमाया है वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो दो हिस्से क्या है भाई, $20 का। अगर आप देखो सिनेरियो ए से सिनेरियो बी में अगर आप आओ तो क्लियरली दिख रहा है कि ट्रेडिंग से हम या अरम से $100 का प्रॉफिट कमा रहा था, जबकि मैन्युफैक्चरिंग करके वो सेम कुर्सी अगर बेच रहा है तो $120 का प्रॉफिट कमा रहा है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है, इंक्रीमेंटल का मतलब समझते हो ना, एडिशनल प्रॉफिट है $20 का,
क्योंकि $100 तो अरब वैसे भी कमा रहा था बिना मैन्युफैक्चरिंग के, सिर्फ एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच के। लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो $20 का एडिशनल प्रॉफिट है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है, ये अरब ने कमाया है बिकॉज अब अरब अपनी कुर्सी खुद से मैन्युफैक्चर कर रहा है। अगर अरब अपनी कुर्सी खुद से मैन्युफैक्चर ना करे और ट्रेडिंग ही करता है तो वो कभी भी ये $20 का एडिशनल प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो ये $20 जो उसने मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कमाए हैं, इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट, या इसका एक और भी हम कहते हैं फैक्ट्री प्रॉफिट। यानी कि ये वो प्रॉफिट है जो कि आपकी फैक्ट्री ने आपको कमा के दिया है, या ये वो प्रॉफिट है जो कि आपने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट किया है तो आपके बिजनेस ने आपको कमा के दिया है। अगर आप फैक्ट्री ना लगाते, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, तो आप ये $20 का प्रॉफिट कभी भी नहीं कमा पाते। तो यहाँ पे देखें, मैंने 120 को दो हिस्सों में डिवाइड किया। मैंने कहा कि भाई $100 तो तुम वैसे ही कमा रहे थे ना अरब, तुम $100 वैसे ही कमा रहे थे, तुम चाइना से खरीदे थे आगे बेचे तो $100 वैसे ही कमा रहे थे। लेकिन अब ये जो $20 तुम एडिशनल कमाने लगे हो, बिकॉज नाउ यू आर ऑपरेटिंग अ फैक्ट्री, ये तुम्हारा है फैक्ट्री प्रॉफिट। एंड दिस गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट। अब फैक्ट्री प्रॉफिट को डिफाइन करने के लिए भी आता है एग्जाम के अंदर, 2-3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए स्पेशली, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट या व्हाट इज फैक्ट्री प्रॉफिट। तो आप लिखोगे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट और फैक्ट्री प्रॉफिट, इट इज द डिफरेंस, सुनिएगा जरा सा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लायर्स कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। फैक्ट्री प्रॉफिट क्या है? फैक्ट्री प्रॉफिट डिफरेंस है किस चीज का? आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सप्लायर की कॉस्ट का। तो अगर आप रियलाइज करिएगा, अगर आपको सप्लायर वो चीज दे रहा था $100 में और आपने खुद से वो चीज बना ली $80 में, मैन्युफैक्चर कर ली, तो ये जो 100 माइनस 80, द डिफरेंस बिटवीन सप्लायर्स कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये आपका फैक्ट्री प्रॉफिट निकल के आ गया। यहाँ पे मैंने फैक्ट्री प्रॉफिट का छोटा सा फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, दैट फैक्ट्री प्रॉफिट इज इक्वल टू सप्लायर कॉस्ट माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो जिसको अगर डिफाइन करूं तो कैसे कर दूंगा? फैक्ट्री प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लायर कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यानी कि अगर सप्लायर मुझे महंगी चीज दे रहा था और मैंने खुद से वो सस्ते में बना ली है, तो जो भी डिफरेंस है सप्लायर की कॉस्ट का और मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग का, वो क्या हो जाएगा? वो मेरा फैक्ट्री प्रॉफिट हो जाएगा, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। और जो हमारा टोटल प्रॉफिट था 120, ये मैंने देखें इस 120 का आगे एरो बना के लिखा हुआ था कि मेरा टोटल प्रॉफिट है, इट जस्ट रिप्रेजेंट्स द टोटल प्रॉफिट। ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। $100 तो मैं वैसे ही कमा रहा था जस्ट बाई ट्रेडिंग, कि मैं एक जगह से खरीदूं दूसरी जगह भेज दूं, मेरा $100 का प्रॉफिट बन जाएगा। ये जो $20 मैं एडिशनल कमाने लगा हूं, विच इज, जिसकी कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाई भी है, 100 माइनस 80। 100 क्या थी? सप्लायर की कॉस्ट। 80 क्या है? मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये जो डिफरेंस बना, ये क्या आ जाएगा? ये आपका फैक्ट्री प्रॉफिट कहलाएगा। अब सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है जो कि आपके दिमाग में आना चाहिए था कि यार, अगर लेट्स से यार हम प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है ना, तो $100 कमा रही है, $120 कमा रही है, लेट से आपके दिमाग में आना चाहिए था, सर ये डिवीजन करनी क्यों है? पूरा 120 कमाया तो मैंने ही है ना। मतलब आप ये मुझे कह रहे हैं कि 100 अलग दिखाओ, 20 अलग दिखाओ, तो सर वो 100 भी मेरा है क्योंकि ट्रेडिंग भी मैंने की है, ये 20 भी मेरा है क्योंकि फैक्ट्री भी मेरी थी। तो बस इसको 120 जो भी आया, यानी कि 100 और 20 मिला के 120 आया, तो पूरा का पूरा मेरी जेब में। तो फिर आप इसको अलग अलग क्यों करके आप ये क्यों कह रहे हैं कि इसकी डिवीजन करो? और ये भी अगेन, ये जो सवाल मैं कह रहा हूँ आपके दिमाग में आना चाहिए था, ये भी ₹5 का सवाल है कि वो आपसे पूछता है कि बताओ फैक्ट्री प्रॉफिट और ट्रेडिंग प्रॉफिट को अलग अलग क्यों शो करना चाहिए। तो फैक्ट्री प्रॉफिट और ट्रेडिंग प्रॉफिट को अलग अलग इसलिए शो किया जाएगा ताकि आप दोनों डिपार्टमेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको सेपरेटली असेस कर सको। आप ये देख सको कि यार ये जो मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूँ, क्या ये एफिशिएंटली चल पा भी रही है या नहीं चल पा रही, और जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ क्या मैं एफिशिएंटली ट्रेडिंग कर पा भी रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपकी ट्रेडिंग टीम अलग होगी, आपकी फैक्ट्री की टीम, मैन्युफैक्चरिंग टीम अलग होगी, और मैनेजर्स भी अलग होंगे। सो इन ऑर्डर टू बी एबल टू असिस के फैक्ट्री में जो प्रॉफिट, फैक्ट्री वालों की परफॉर्मेंस या फैक्ट्री मैनेजर की परफॉर्मेंस और ट्रेडिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर की परफॉर्मेंस, इन दोनों की परफॉर्मेंस को सेपरेटली असिस्ट करने के लिए मुझे दोनों के प्रॉफिट्स को सेपरेट निकालना जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्वाइट अ पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी, सुनना जरा, मैंने आपको सिनेरियो ए दिया, सिनेरियो बी दिया, अब मैं जरा आपको एक सिनेरियो सी भी दे देता हूँ, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज सिनेरियो सी। मार्केट में सेलिंग प्राइस अभी भी उस कुर्सी की $200 है, लेकिन अरहम ने फैक्ट्री लगाने के बाद उस कुर्सी को $120 का प्रोड्यूस किया।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अरम, अगर तुम $200 की चीज बेच रहे हो और $120 की तुमने मैन्युफैक्चरिंग करी है, तुम्हारा प्रॉफिट कितना है? तो अरम कहेगा मेरा प्रॉफिट $80 है। 200 माइनस 120, $80 का प्रॉफिट है। लेकिन अब तुम जरा रियलाइज करो कि तुम्हारा ये जो टोटल प्रॉफिट $80 का है, ये तो सिनेरियो ए के मुकाबले में कम हो गया। भाई सिर्फ ट्रेडिंग करके तुम $100 कमा पा रहे थे बहुत इजीली। अब अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग करके $80 कमा रहे हो, तो ये तो गलत बात है। मतलब ये तुम्हारे तो फायदे की बात तो नहीं हुई कि जहां तुम पहले सीधा सीधी ट्रेडिंग करके आराम से अपने $100 कमा रहे थे, 200 का बेच रहे थे, 100 का खरीद रहे थे, ₹100 तुम्हें बच रहा था। अब वो फैक्ट्री लगाने के बाद तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो बढ़ेगा, वो तो कम हो गया। तो वो कम क्यों हो गया? अब अगर तुम्हें ये पता लगाना है कि तुम्हारा टोटल प्रॉफिट क्यों कम हुआ है, तो अगेन तुम्हें डिवीजन करनी होगी कि अच्छा यार, मेरा फैक्ट्री जो मैं चला रहा हूँ वहां से मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, और मेरे ट्रेडिंग से मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो इस केस में जो मैं सिनेरियो सी की आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का टोटल $120 है और सप्लायर कॉस्ट मुझे $100 की पड़ रही थी, तो सप्लायर मुझे सस्ती पैसों के अंदर वो चेयर प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। और मैं खुद जब मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ वो चेयर, तो मैं $120 की मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। तो यानी कि पता क्या लगा? पता ये लगा कि इस केस में फैक्ट्री लगाने की वजह से फायदा नहीं हुआ, बल्कि फैक्ट्री लगाने की वजह से तो नुकसान हो गया। तो कोई अपना नुकसान चाहेगा, लेकिन आपको ये नुकसान कब तक नहीं पता चलता? जब तक आप सेपरेटली, जैसे आप देख सकते हो मैंने मैन्युफैक्चरिंग लॉस निकाला, मैंने कहा कि यार 120 का मैं खुद मैन्युफैक्चर करता हूँ और 100 का मुझे सप्लायर दे रहा है, तो ये तो डिफरेंस नेगेटिव में आ गया। देखिए, ये तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग लॉस हो रहा है, सप्लायर मुझे सस्ते में देने को तैयार है, मैं महंगा बना रहा हूँ। तो मैं सप्लायर की कॉस्ट से, जिस तरीके से, अगर मैं सप्लायर से सस्ता बना रहा था, तो जितना भी सस्ता बना रहा था वो मेरा प्रॉफिट था। अगर मैं सप्लाई की कॉस्ट से महंगा बना रहा हूँ, तो जितना भी महंगा बना रहा हूँ वो मेरा लॉस है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मेरा $20 का मैन्युफैक्चरिंग लॉस हो गया है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मुझे मुनाफा नहीं हो रहा, लेकिन सिनेरियो सी के अंदर मुझे नुकसान हो रहा है। और ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि एक रियल जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होती है वो तो ये होती है कि मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। ऐसा उस केस में होता है कि जहां पे आपके पास मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपर्टीज अवेलेबल ना हो, और आप फिर भी जबरदस्ती मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर घुस जाओ। आपके पास वो टीम, वो रिसोर्सेज, वो स्किल सेट अगर अवेलेबल ना हो जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए चाहिए होता है, और आप फिर भी अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो जाहिर सी बात है वो बिजनेस शुरू में तो एटलीस्ट इतना एफिशिएंट नहीं होगा। और फिर आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, हो सकता है वो आपके सप्लायर की कॉस्ट से भी ज्यादा आ रही हो, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट की जगह मैन्युफैक्चरिंग लॉस भी हो सकता है। तो ये मैंने बात क्यों बताई? ये मैंने बात इसलिए बताई ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट और लॉस और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को सेपरेटली दिखाना होता है, टू असिस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, टू असिस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ फैक्ट्री सेपरेटली, एंड टू असिस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग डिपार्टमेंट सेपरेटली, ताकि दोनों डिपार्टमेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको सेपरेटली असेस कर सकूं। इसलिए मुझे क्या करना है? इसलिए मुझे जो है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट अलग दिखाना है, फैक्ट्री प्रॉफिट अलग दिखाना है। और दिखाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। फैक्ट्री प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लायर्स कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चर कॉस्ट। जो भी डिफरेंस है वो फैक्ट्री प्रॉफिट है, और बाकी जितना भी कमाया वो ऑब्वियसली तुम्हारा ट्रेडिंग प्रॉफिट है। तो ये तो कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें हो गई। अब जरा मैं आपसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? और हम बात करते हैं कि पेपर के अंदर रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है, पेपर के अंदर क्या क्या चीजें बनाने को आती है। पहली चीज जो मैंने अभी क्लास में कहा भी था कि हम उसके ऊपर जा रहे हैं, वो ये था कि जो फैक्ट्री लगा ली आपने, आप उसमें कुर्सियां बना रहे हो, भाई तो उस फैक्ट्री के अंदर जो कुर्सियां बन रही हैं, एज एन अकाउंटेंट आपका काम है कि आप ये पता लगाओ कि ये जो लेट से मैंने ड्यूरिंग या लेट से ड्यूरिंग द मंथ मैंने जितनी भी कुर्सियां बनाई हैं, इनकी टोटल कॉस्ट क्या पड़ी, कॉस्टिंग करनी हो, मतलब इसकी हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ना एक चेयर की। जो मैं आपको कह रहा हूँ ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई है $80, ये तो मैंने अभी आपको ऐसी लिख के दे दी ना, लेकिन रियल सिनेरियो के अंदर तो ये कॉस्ट $80 कैलकुलेट होगी कि यार कहाँ कहाँ फैक्ट्री के अंदर कितनी कितनी कॉस्ट इंकर हुई है, और उसकी बेसिस पे आप लगाओगे कि अच्छा यार फाइनली एक चेयर हमने इतने की प्रोड्यूस, इतने की हमने जो है वो बना ली थी। तो अब वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या बनाना होता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना होता है। तो पहले हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के ऊपर ही फोकस करते हैं, और फिर एक एक करके जो बाकी एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स है, जो कि वो पेपर के अंदर पूछता है, उसके ऊपर आएंगे। तो अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनता है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर पर्पस क्या है, सबसे पहले ये दिमाग में रखो। देखो, फॉर्मेट्स रटने नहीं होते, फॉर्मेट समझने होते हैं, और समझ के उसको जो है अपने दिमाग में बिठाना होता है। तो मैं, और आप समझोगे तब जब आपको पता होगा कि यार ये मैं एक चीज बना रहा हूँ तो उसका पर्पस क्या है।
तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का भाई पर्पस क्या है, ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी प्रोडक्शन की है उस टोटल प्रोडक्शन की आपको कॉस्ट कितनी पड़ी है, टू नो द कॉस्ट ऑफ योर आउटपुट, क्या आपने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसकी आपको कॉस्ट कितनी पड़ी है। अब इससे पहले कि हम फॉर्मेट के ऊपर जाएं, मैं आपसे जरा पहले डिस्कस करता हूं कि हमारे पास जो कॉस्ट होती है वो ब्रॉडली ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है। ठीक है, पहली कॉस्ट होती है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट स्लैश डायरेक्ट कॉस्ट। आप जब भी देखो डायरेक्ट कॉस्ट का वर्ड यूज हो रहा है या वेरिएबल कॉस्ट का वर्ड यूज हो रहा है, तो डायरेक्ट कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है दैट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन टू ईच यूनिट प्रोड्यूस। यानी कि मेरा जो एक यूनिट भी प्रोड्यूस हुआ है, अगर मैं उस कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि यार ये मैंने एक चेयर बनाई है, तो इस एक चेयर बनाने पे मुझे कितनी कॉस्ट पड़ी एग्जैक्टली तो मुझे वो मेरी वो कॉस्ट कौन सी कॉस्ट कंसीडर करी जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करी जाएगी। एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल दें, लेट्स से ये मैं एक कुर्सी के ऊपर ही बैठा हूँ, ठीक है ना, ये कुर्सी के अंदर कुछ प्लास्टिक यूज हुआ है, ठीक है, मैं कहता हूँ लेट्स से इस कुर्सी के ऊपर 1 kg ऑफ प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये अजान हो जाए फिर हम से अच्छा जी, तो हम वेरिएबल कॉस्ट पे बात कर रहे थे। वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको बताया कि भाई वो कॉस्ट दैट इज इंकर्ड ऑन टू ईच यूनिट प्रोड्यूस, ये आपकी कौन सी कॉस्ट है, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। मैं इसकी एग्जांपल दे रहा था कि भाई ये एक चेयर है, इस चेयर में मैं कहता हूँ कि आप लेट से 3 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है, लेट से मैंने इस चेयर को, अच्छा सर आपको कैसे पता चला 3 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है, या हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके ऊपर 3 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है, भाई इसका सीधा सीधा आप वजन कर लो, इसको किसी भी स्केल के ऊपर रखो और इसको वजन कर लो। अगर प्लास्टिक की चेयर जो बनी हुई है, हो सकता है उस पर दो मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं, प्लास्टिक भी इस्तेमाल हुआ और स्टील भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन मैं लेट से भी बात कर रहा हूँ कि एक चेयर है कंप्लीटली प्लास्टिक की बनी हुई है, तो उसको ऊपर वजन कर लो कि भाई ठीक है एक चेयर अगर लेट से उसका वजन आता है 3 किलो और वो सिर्फ प्लास्टिक की बनी हुई है, तो इसका क्या मतलब बना, इसका ये मतलब बना कि उसके ऊपर 3 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही है ना, आपने जो मटेरियल जिससे वो प्रोडक्ट बनाए आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा भाई इसके ऊपर 3 किलोग्राम इस्तेमाल हुआ, और लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि जो चेयर के अंदर जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है उसकी पर किलोग्राम कॉस्ट है 100 रुपए, तो और एक चेयर के ऊपर वो कितना प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, 3 किलोग्राम इस्तेमाल हो रहा है, तो 3 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक की जो कॉस्ट है वो आपको कितनी पड़ी, 1 किलोग्राम 100 रुपीज का था, 3 किलोग्राम आपका 300 रुपीज का हो गया, तो 300 रुपी इज द कॉस्ट, इज द वेरिएबल कॉस्ट जो कि एक चेयर बनाने पे इंकर हुई है। और आपने उस कॉस्ट को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये एक चेयर बनाने के लिए जो है हमने कितनी कॉस्ट इंकर करी है, हमने $300 की, सिर्फ प्लास्टिक के लिए बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक टाइप की कॉस्ट जो मटेरियल की उसकी कॉस्ट इस्तेमाल हुई है वो कितनी इस्तेमाल हुई है, लेट से 300 रुपीज जो है वो इसके ऊपर प्लास्टिक के मटेरियल की कॉस्ट इस्तेमाल की है। तो प्लास्टिक की कॉस्ट या कह लो कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, क्योंकि अब शेयर के अंदर लेट्स से रॉ मटेरियल प्लास्टिक है लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंट रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल से क्या मुराद है कि जिस मटेरियल से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है, तो जिस मटेरियल से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है भाई, वो रॉ मटेरियल है। और जितना भी वो एक यूनिट बनने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ उसकी जो भी कॉस्ट है वो आप क्योंकि आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई ठीक है एक यूनिट बना तो लाइट से 3 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक लगा। लाइट से मैं शुरू में कप्स की बात कर रहा था, कप्स बनते हैं ग्लास से, ठीक है ना, ग्लास के अगर कप बनते हैं, मैं कहता हूँ कि ये कप पड़ा हुआ है, ये एक कप लाइट से बना है 0.5 किलोग्राम ऑफ ग्लास से, और ग्लास की लाइट से जो कॉस्ट है वो 1 kg की कॉस्ट है 200 रुपए, तो हाफ केजी की कॉस्ट कितनी हो गई, 100 रुपए। यानी कि एक कप बनाने के लिए कितने का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, 100 रुपए का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। तो आपकी चेयर बनाने पे क्योंकि प्लास्टिक को आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा भाई इतनी प्लास्टिक लगी है तो एक चेयर बनी है, और आपको पता है कि ओवरऑल प्लास्टिक की जो पर केजी कॉस्ट है प्राइस है वो कितनी है, तो आप उससे मल्टीप्लाई करा लिया, अच्छा यार ये चेयर बनाने के लिए 3 kg लगा है और 1 kg की प्राइस $100 है या 100 रुपए, तो 3 × 100, एक चेयर बनाने के लिए हमें 300 रुपए की प्लास्टिक लग रही है, 300 रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा है। इसी तरीके से आपका जो लेबर होता है, लेबर से मेरा क्या मुराद है, लेबर से मुराद ये है कि जो आपका वेज वाला लेबर होता है तो डेली डेली बेसिस पे आता है फैक्ट्री में, डेली की वेज पे जिसको हम दिहाड़ी भी कहते हैं, डेली की दिहाड़ी के ऊपर काम करता है और डेली की दिहाड़ी के ऊपर काम करके जो है वो वापसी चला जाता है। तो अब लेट से मैं कहता हूँ कि जो लेबर की वेज है या लेबर को जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ 1 घंटे के, क्योंकि लेबर का वेज रेट या तो पर आवर ज्यादातर सेट होता है, तो अगर मैं लेबर को 1 घंटे के 200 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है ना,
एक घंटे के लेबर को कितने दे रहा हूँ, 200 रुपये दे रहा हूँ। और चेयर बनाने के लिए, एक चेयर बनाने के लिए लेबर को 1 घंटा ही लगा है। तो अगर एक चेयर बनाने के लिए लेबर को 1 घंटा लगाया और मैंने उसको पर आवर 200 रुपये पे कर रहा हूँ, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई बताओ मुझे ये एक चेयर बनाने के लिए कितना लेबर की कॉस्ट लगी है, ऑब्वियसली सर 200 रुपये लगी है, क्योंकि एक चेयर बनने के लिए 1 घंटा लगा। 1 घंटे की जो कॉस्ट है लेबर की वो 200 रुपये। तो 1 घंटा मल्टीप्लाई बाय 200, एक चेयर बनने के लिए आपकी 200 रुपये की कॉस्ट लगी है। अगर मैं कहता हूँ मैंने 5 चेयर्स बनाई, और बताओ कि पांचों चेयर्स की लेबर की कितनी कॉस्ट हुई, तो आप कहोगे सर 5 चेयर्स बनी, एक चेयर बनने के लिए आपको लेबर का 1 घंटा चाहिए था, तो 5 चेयर बनाने के लिए आपको लेबर के 5 घंटे चाहिए, और लेबर का पर आवर जो आप रेट उसको पे कर रहे हो वो 200 रुपये पे कर रहे हो, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 5, सर लेबर की 5 चेयर्स बनाने के लिए जो कॉस्ट लगी दैट इज 1000 रुपीज। तो वेरिएबल कॉस्ट को डिफाइन करने का एक तरीका ये भी होता है, वेरिएबल कॉस्ट को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट चेंजेस, it changes with a change in with a change in output level। जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाते रहोगे, अपने जो आपके यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं उसको चेंज करते रहोगे, वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती रहेगी। जैसे मैंने लेबर का कहा, एक एक चेयर बनाने की उसकी कॉस्ट 200 रुपये, 5 चेयर बनाने की कॉस्ट उसकी 1000 रुपये, 10 चेयर बनाने की कॉस्ट उसकी 2000। तो जो कॉस्ट विद द लेवल ऑफ आउटपुट चेंज हो रही है, यानी कि जैसे जैसे मैं आउटपुट बढ़ाता जा रहा हूँ वो कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, तो उसको भी हम वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हैं। दोनों डेफिनेशन से आप वेरिएबल कॉस्ट को डिफाइन कर सकते हो। तो वेरिएबल कॉस्ट की जो एग्जांपल है वो आपका क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल जैसे मैंने आपको दी कि लेट से लेबर हो गई, इसी तरीके से यहाँ प्लास्टिक लिखा हुआ है, प्लास्टिक बेसिकली मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, चेयर के अलावा मैं अगर मैंने कप्स की बात करी, या लेट से मैं किसी और भी प्रोडक्ट की बात करता हूँ, तो उसका रॉ मटेरियल डिफरेंट होगा, लेकिन जो भी उसका रॉ मटेरियल होगा वो जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जाओगे उसके जो मटेरियल जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसकी मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो उसकी मटेरियल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो आपका ये क्या हो गया, ये आपकी एक डायरेक्ट कॉस्ट, या इसको आप वेरिएबल कॉस्ट कह के डिफाइन कर सकते हो। देन मूविंग फर्दर हेड, अच्छा अब ये जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, ठीक है ना सर, अच्छा ये समझ आ गया, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है। सबसे पहला स्टेप हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कि जो रॉ मटेरियल हमने इस्तेमाल किया उसकी क्या कॉस्ट है। उसकी कॉस्ट निकालने के लिए जो हम फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि भाई ओपनिंग रॉ मटेरियल ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कि साल के शुरू में कितने का रॉ मटेरियल अवेलेबल था। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि जब साल स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ, अगर मैं चेयर बनाने की बात कर रहा हूँ तो जो रॉ मटेरियल है, प्लास्टिक इज द रॉ मटेरियल टू मेक चेयर्स, ठीक है ना, जस्ट लाइक ग्लास इज द रॉ मटेरियल टू मेक कप्स, सिमिलरली कॉटन इज द रॉ मटेरियल टू मेक क्लोथ्स, ठीक है ना। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनका एक रॉ मटेरियल है, और जाहिर सी बात है साल के शुरू में कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है। तो ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, उसके अंदर मैं ऐड करा दूंगा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी मैंने ड्यूरिंग द ईयर जितना भी रॉ मटेरियल फर्दर खरीदा, ठीक है ना, कुर्सी बनाने के लिए जितनी भी साल भर में मैंने प्लास्टिक खरीदी उसकी जो भी कॉस्ट है वो ऐड हो जाएगी। और फिर कभी कभार ये भी होता है कि जब आप रॉ मटेरियल खरीदोगे तो हो सकता है वो रॉ मटेरियल खराब निकले, अगर वो रॉ मटेरियल खराब निकलेगा तो आप उसको रिटर्न कराओगे, तो लेस परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। और फिर रॉ मटेरियल खरीदते वक्त अगर आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इंकर किया है, जाहिर सी बात है अगर आप किसी एक गोडाउन से या किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल अपनी फैक्ट्री में मंगवा रहे हो तो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आप बेयर करोगे। तो वो अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपने बेयर किया है तो उसको हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जितना भी रॉ मटेरियल मंगवाते हुए आपने कैरेज, कैरेज का क्या मतलब होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इंकर किया है, वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो आपके पास निकल के आ जाएगी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल, कि भाई हमारे पास रॉ मटेरियल कितना ड्यूरिंग द ईयर मौजूद रहा। और उसमें से जाहिर सी बात है साल के एंड पे आपके पास, जिस तरह मैंने कहा कि साल के शुरू में कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ था जो इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ था, इसी तरीके से ड्यूरिंग द ईयर आपने ठीक है बहुत सारी कुर्सियां बनाई होंगी, लेकिन फिर भी साल के एंड में कुछ ना कुछ प्लास्टिक ऐसा फजूल पड़ा हुआ होगा जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसको यूज करते हुए आपने फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बनाया, तो वो किस में आएगा, उसको आप माइनस करा दोगे लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपके पास अपेरेंटली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये वाली जो हेडिंग थी ये फिगर निकल के आ जाएगी कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने का रॉ मटेरियल, कितनी कॉस्ट का रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट थिंग, क्योंकि आपकी फैक्ट्री के अंदर जो एक बहुत बड़ी मेजर कॉस्ट होती है वो होती है रॉ मटेरियल की है, कि भाई माल, यानी कि इसको कह लो कि फाइनल
प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होना है वो मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर कितने का इस्तेमाल हो गया, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद जो बाकी की डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी एक डायरेक्ट कॉस्ट है, इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, जैसे मैंने अभी यहाँ इसको डिफाइन किया था। इसके अलावा जो बाकी की अगर कोई और अदर डायरेक्ट कॉस्ट है, कोई वेरिएबल कॉस्ट है, तो वो हम क्या कर लेंगे, वो हम ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऐड अदर डायरेक्ट कॉस्ट। अब उस अदर डायरेक्ट कॉस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी कॉस्ट है आफ्टर रॉ मटेरियल, दैट इज लेबर कॉस्ट। क्योंकि देखो कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है, कुर्सी बनानी है, कप्स बनाने हैं, कपड़े बनाने हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस, उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए अगर आप प्रोडक्शन कुछ कर रहे हो किसी चीज की, और उसके लिए लेबर चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा चीज बनने के लिए, और उस चीज को इस्तेमाल कौन करेगा, ऑब्वियसली लेबर। तो जो लेबर है, डायरेक्ट लेबर, उसकी कॉस्ट को हम क्या कर लेंगे ड्यूरिंग द ईयर, अपने जितना भी लेबर आवर इस्तेमाल किया, लेट से 1000 घंटे इस्तेमाल किए, 2000 घंटे इस्तेमाल किए, तो उनकी पर आवर वेज रेट होगी। आप उन आवर्स को मल्टीप्लाई में वेज रेट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा भाई हमारी टोटल डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी हमें पड़ी है। और उसके अलावा अगर आपके पास और कोई वेरिएबल ओवरहेड्स है, यानी कि ऊपर के और कोई ऐसे खर्चे हैं जो कि आउटपुट के हिसाब से वेरी करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड, जैसे मैंने आपको बताया ना, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो कि आउटपुट के हिसाब से चेंज हो, तो अगर और कोई ऐसी कॉस्ट है जो कि आउटपुट के हिसाब से चेंज होगी, तो वेरिएबल ओवरहेड वो भी ऐड हो जाएंगे। एंड एट लास्ट वी हैव द रॉयल्टीज। अच्छा, अब सर आप पूछोगे सर रॉयल्टी क्या होती है। रॉयल्टी ये होती है कि भाई लेट्स से अगर मैं किसी बड़े ब्रांड का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेट्स से मैं, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं जिनकी फ्रेंचाइजेस पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करी हैं, लेट्स से आपका मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। तो जब भी ये एक बर्गर बनाते हैं या अपना कोई भी एक यूनिट सेल करते हैं एज अ फ्रेंचाइजी, तो इसका कुछ ना कुछ कह लो कमीशन उस चीज को बनाने का और बेचने का ये पे करते हैं टू द ओरिजिनल ब्रांड जिसका नाम वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो लेट्स से मेरी, अगर आप भी चाहो तो, आज आप भी चाहो तो मतलब कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड की फ्रेंचाइज खोल सकते हो। उसकी कॉस्ट होगी, इनिशियल कॉस्ट होगी कुछ ना कुछ जो आपकी इन्वेस्टमेंट में काउंट होगी, और उसके बाद जब जब आप एक बर्गर बेचते हो या एक कॉफी की अगर शॉप है तो कॉफी बेचते हो, तो उसकी कुछ ना कुछ कमीशन आप उस ब्रांड को दे रहे होगे एज रॉयल्टी। तो जाहिर सी बात है ये भी एक वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों सर वेरिएबल कॉस्ट क्यों है, भाई एक कॉफी बेच रहे हो, अज्यूम कर लो 1000 रुपए की एक कॉफी बेच रहे हो, और 10% रॉयल्टी है, तो एक कॉफी बेचने पर रॉयल्टी 100 रुपए हो गई, दो कॉफी बेचने पे 200 हो गई, पांच कॉफी बेचने पे 500 हो गई, 10 कॉफी बेचोगे तो वो कितनी हो गई, 1000 हो गई। तो ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है जो कि आउटपुट के हिसाब से चेंज हो रही है। एंड देन अब यहाँ पे समझिएगा, जब आप इन तमाम वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर लोगे, जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम था, डायरेक्ट लेबर था, वेरिएबल ओवरहेड्स था और रॉयल्टी था, तो आपके पास जो कॉस्ट निकल के आएगी उसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट को बेसिकली डिफाइन करने के लिए, क्योंकि प्राइम कॉस्ट कभी कभार ऐसे भी आ जाती है कि डिफाइन व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट को आप डिफाइन करने के लिए ये भी कह सकते हो दैट प्राइम कॉस्ट इट इज द सम ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट। जब आप अपने बिजनेस की तमाम वेरिएबल कॉस्ट अगेन एक्सप्लेन कर दूं, वो कॉस्ट जो कि आउटपुट के हिसाब से वेरी करे, ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा कॉस्ट इनकर होगी। जब आप तमाम वेरिएबल कॉस्ट को ऐड अप कर लेते हो तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आती है। ठीक है ना, इसकी 1 मार्क 2 मार्क के लिए इसकी भी डेफिनेशन को पूछ लेते हैं। प्राइम कॉस्ट क्या है, सम ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि आपकी जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है आपने उन सबको ऐड कर लिया, नाउ यू हैव द प्राइम कॉस्ट। अब उसके बाद दूसरी टाइप ऑफ कॉस्ट कौन सी रह गई, दूसरी टाइप ऑफ कॉस्ट कहलाती है तो और दूसरी ये वो है जो फुट के हिसाब से नहीं एज द नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट आर दोस कॉस्ट which can not be identified on to each unit produced, या इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, they remain fixed over different output levels। जैसे मैंने ऊपर इसको लिखा था ना वेरिएबल कॉस्ट के लिए, it changes with an output level, the fixed cost remains fixed, it does not change with the change। 100 यूनिट बनाओ, 200 यूनिट बनाओ, आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। एग्जाम्पल में रेंट, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का अगर आपने जो जगह है वो रेंट पे ली है, तो अब आप उस फैक्ट्री नहीं होने वाला। इसी तरीके से अगर आपने उस फैक्ट्री को सुपरवाइज करने के लिए एक सुपरवाइजर रखा हुआ है, तो अब आप उस फैक्ट्री में 10,000 यूनिट बनाते हो, 20,000 यूनिट बनाते हो या 50,000 यूनिट, तो उस
दो सुपरवाइज कर फिक्स पैसे हो गए उसका। तो प्राइम कॉस्ट इफेक्टिव ओवरहेड कह लो, सर वॉइस लैग कर रही है। ओवरहेड मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ हेडेक। अभी देखें, अभी बेहतर हुई है कुछ, ये अभी भी लैग कर रही है? यस सर। बेहतर है। अब सही है सर। अच्छा ठीक। तो जो मैं फिक्स कॉस्ट की आपसे बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट कॉस्ट की, ये तमाम वो कॉस्ट हैं जो कि आपने फैक्ट्री के चलाने की वजह से या प्रोडक्शन की वजह से इंकर करी हैं। अब इसमें जैसे मैंने आपसे बात करी थी, आपका रेंट एंड रेट्स आ जाएगा, आपकी सुपरवाइजर की सैलरी आ जाएगी, आपका अगर कोई ऐसा लेबर है जो कि दिहाड़ी वाला लेबर नहीं है, जिसको आप आवरली बेसिस पे पे नहीं कर रहे, बल्कि आप उसको एक फिक्स कॉस्ट पे कर रहे हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी सुपरवाइजर, तो वो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। आपकी अगर कोई नॉन करंट एसेट है और उस नॉन करंट एसेट के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, अगर उस नॉन करंट एसेट की वैल्यू के अंदर कोई डिक्रीज आ जाए तो दैट इज डेप्रिसिएशन। तो अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर कोई इक्विपमेंट लगा हुआ था, प्लांट लगा हुआ था, जिसकी वैल्यू के अंदर डिक्रीज आ गया और वो डेप्रिशिएट हो गई है, तो वो डेप्रिसिएशन भी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगी। सो ओनली दोज कॉस्ट विच आर incurred फॉर मैन्युफैक्चरिंग विल बी रिकॉर्डेड इन फैक्ट्री ओवरहेड। यानी कि आपके ओवरहेड्स तो बिजनेस के बहुत सारे होते हैं, फिक्स कॉस्ट बहुत सारी होती है, लेकिन वो फिक्स कॉस्ट जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से है, मैन्युफैक्चरिंग से है, वो इधर ऐड हो जाएगी। एंड जब मैं इन कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट के अंदर ऐड करूंगा, मेरे पास निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे देख लेंगे मेरे पास निकल के आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी ड्यूरिंग द ईयर मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं उसकी जो भी कॉस्ट है, ये वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के फॉर्म में निकल के आ गई। अच्छा, अब जरा समझिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर दो चीजें ऐड और लेस करानी होती है। एक आपका होता है ओपनिंग इन्वेंट्री वर्किंग प्रोसेस, और दूसरा होता है आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्किंग प्रोसेस। जब साल शुरू हुआ था, आपके पास मैंने कहा था ना कि यार कुछ रॉ मटेरियल ऐसा पड़ा हुआ होगा जो अभी तक उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं हुआ हुआ, कुछ रॉ मटेरियल ऐसा भी होगा जिसके ऊपर थोड़ा बहुत काम हो चुका हो, लेकिन प्रोडक्ट अभी तक अपनी फिनिश फॉर्म में नहीं आया। लेट से, अगर लकड़ी से आप कुछ बना रहे हो तो आपने लकड़ी को कट कर लिया, ठीक है, या प्लास्टिक से बना रहे हो, प्लास्टिक को कट कर लिया, और उसको जो है कुछ ना कुछ आपने कुछ ना कुछ हद तक जो है ना वो असेंबल भी कर लिया, लेकिन अभी तक उसकी पॉलिशिंग फर्निशिंग ये सारी चीजें नहीं हुई, तो वो प्रोडक्ट अभी तो वर्क इन प्रोसेस प्रोसेस है। सबसे पहले जब तुम्हारा साल स्टार्ट होगा तो सबसे पहले तुम इन्हीं आउटपुट के ऊपर तो काम करोगे, इन्हीं को तो सबसे पहले फिनिश फॉर्म में लेके आओगे। तो दैट इज वाई जितनी भी ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की वो ऐड होगी, और जितनी भी वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी एट द एंड ऑफ द ईयर इसके ऊपर तो फर्दर कोई काम हो नहीं सकता, तो इसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट इंकर हुई है हम उसको क्या करा रहे हैं, लेस करा रहे हैं। क्यों लेस कर रहे हैं? क्योंकि इस साल जितने प्रोडक्ट्स चर हुए हैं ये पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, तो इन पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स के ऊपर कुछ ना कुछ कॉस्ट इंकर हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ कि भाई वो जो कॉस्ट इंकर हुई है वो फाइनल प्रोडक्ट बन के कुछ हमारे पास नहीं निकला है, तो क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट बन के कुछ नहीं निकला है, इसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट है हम इस साल इसको माइनस करा लेंगे, अगले साल के अंदर हम इसको ऐड करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, इन्वेंट्री ऑफ वर्क्स जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो ऐड हो रही है। क्यों? क्योंकि क्या है कि भाई जो ऊपर काम जो है वो इसके ऊपर फर्दर काम होगा और इस प्रोडक्ट फिनिश फॉर्म में ले आए। लेकिन क्लोजिंग वाले कि भाई इस समय इसको नहीं आना तो माइनस कराओ, अगले साल जब आएगा तो इसको ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर व्हेन यू विल डू ऐड ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस एंड लेस क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगी। दैट इज द कॉस्ट of all the finished units that you have produced during the year। अगर आपने 5,000 यूनिट्स बनाए थे, फिनिश फॉर्म के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स को तो हमने एक तरीके से कह लो कि साइड लाइन करा दिया या राइट ऑफ करा दिया, हम उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे। हमारा कॉस्ट का कंसर्न है उन यूनिट से जो हमने कंप्लीटली फिनिश कर दिए हैं ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि उनको हमने बेचने की फॉर्म में हम ले आए हैं, रेडी टू सेल करके रख दिया उनको। तो उनकी जितनी भी कॉस्ट है, वो जितने भी यूनिट्स बनाए उनकी जितनी भी कॉस्ट है, वो आपके पास निकल के आ जाएगी विद द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और उसके बाद एक लास्ट स्टेप होगा, यहाँ तक आपका कॉस्टिंग का स्टेप हो गया कि भाई आपको पता चल गया कि अच्छा यार मैंने पूरे साल में अगर 2 लाख कुर्सियां बनाई हैं तो उन 2 लाख कुर्सियों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये आपको पता चल गई। अब आपको हमने जो शुरू में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था फैक्ट्री प्रॉफिट का, अब आप कहोगे कि यार ठीक है,
मैंने ये 2 लाख कुर्सियां बनाई, की कॉस्ट मुझे ये पड़ी। इसके अंदर क्योंकि मैंने फैक्ट्री के अंदर ये बनाई है, इसके अंदर अब जाहिर सी बात है मेरा कुछ ना कुछ फैक्ट्री प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट होगा जो मैं रख रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने ट्रेडिंग डिपार्टमेंट को दूंगा। तो ये जो फैक्ट्री प्रॉफिट का परसेंटेज है, फैक्ट्री प्रॉफिट का एलिमेंट है, ये इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर क्या कर लिया जाएगा, ये इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर ऐड कर लिया जाएगा। एंड आफ्टर एडिंग द एलिमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मेरे पास एक फिगर निकल के आएगी जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। दैट वुड बी द फिगर जिसको मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा, फैक्ट्री प्रॉफिट को ऐड क्यों करा दिया यहीं पे, यहाँ पे फैक्ट्री प्रॉफिट को इसलिए ऐड करा दिया ताकि जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर जाए। तो जरा सुनिएगा एग्जाम्पल के थ्रू। हम वो चेयर वाली एग्जांपल कर रहे थे, आज यहाँ पे समझिएगा, चेयर वाली एग्जांपल कर रहे थे। चेयर वाली एग्जांपल में मैन्युफैक्चरिंग कितने की पड़ी थी हमें, $80 की हो रही थी। तो मैं कहता हूँ कि यार मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अज्यूम कर लेते हैं फिलहाल के लिए, पड़ी $80, और फैक्ट्री प्रॉफिट कितना था हमारा सेम एग्जाम्पल में $20। तो मैं जब, अब जरा समझना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर $80 के अंदर अपना फैक्ट्री प्रॉफिट $20 ऐड करूंगा, तो इसको मैं कह तो ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट रहा हूँ, लेकिन जो मेरे पास आंसर आ रहा है $100 जो ट्रांसफर होगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इस फिगर को ऊपर हमने $100 की फिगर को ऊपर किस नाम से रिप्रेजेंट किया गया था जो हम सिनेरियोस कर रहे थे, वहां पे ये $100 था सप्लायर कॉस्ट। ट्रांसफर कॉस्ट, सप्लायर कॉस्ट, यस, सप्लायर कॉस्ट, फ्लैट कॉस्ट। ओके। बिल्कुल। तो ये वो कॉस्ट है, दिस ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट जो फिगर है $100, ये सप्लायर कॉस्ट के बराबर है, जो कि सप्लायर कॉस्ट थी हमारे पास $100। और ये $100 इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगा। क्यों $100 इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगा, क्योंकि मैं इनकम स्टेटमेंट में दिखाना चाहता हूँ कि भाई जो प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ी है आपको इनकम स्टेटमेंट के अंदर वो $100 ही पड़ी है, जो कि सप्लायर कॉस्ट के बराबर है। ताकि जब इनकम स्टेटमेंट बने और उसके अंदर जो कॉस्टिंग हुई भी होगी प्रोडक्ट्स की, वो सप्लायर कॉस्ट के हिसाब से हुई भी होगी। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, दैट वुड रिप्रेजेंट द ट्रेडिंग प्रॉफिट। और क्योंकि मुझे दोनों प्रॉफिट सेपरेटली चाहिए, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि मैं जो कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करूं, $80 वाली ना करूं, बल्कि $100 वाली करूं, ताकि जब इनकम स्टेटमेंट बनाऊं तो उससे जो प्रॉफिट निकल के आए वो मेरे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट निकल के आए, ना कि वो मेरे पास जो है ना अपना ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आए। बिकॉज हमने शुरू में ही बात करी कि भाई हमें दोनों प्रॉफिट्स को सेपरेटली दिखाना इंपॉर्टेंट है। तो फैक्ट्री प्रॉफिट को मैंने यहाँ दिखा दिया, ट्रेडिंग प्रॉफिट को मैं नीचे इनकम स्टेटमेंट में दिखाऊंगा, और एट दी एंड फिर मैं दोनों प्रॉफिट को ऐड करूंगा तो मेरा टोटल बिजनेस का प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। लेकिन मुझे पता होगा कि मेरे हर एक डिपार्टमेंट ने, यानी कि मेरे फैक्ट्री वाले डिपार्टमेंट ने और मेरे ट्रेडिंग वाले डिपार्टमेंट ने, दोनों ने कितने कितने का प्रॉफिट कमा के दिया। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारी बाकी रिक्वायरमेंट है जिसमें इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी और अनरियलाइज प्रॉफिट वाली बात है, हम वहाँ